बेचू गांव के रहने वाले सरल यादव का बेटा था। वह छोटा ही था जब उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। उसकी बड़ी बहन रागिनी ने ही उसे पाला था। 15 साल पहले बेचू का विवाह ममता से हो गया। ममता काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी खूबसूरती में बेचू खोसा गया। वह अपने आप को खुद किस्मत समझता था कि ममता जैसी सुंदर पत्नी उसे मिली है, इसलिए वह उस पर जमकर प्यार लुटाता था। इस प्यार का परिणाम भी कुछ समय पर सामने आने लगा। ममता ने एक बेटी प्रियांशी और 3 बेटों पीयूष, प्रिंस, विशाल को जन्म दिया। परिवार बढ़ गया तो परिवार के भरण पोषण में दिक्कतें आने लगी। उसे मेहनत मजदूरी करके इतना पैसा नहीं मिल पाता था कि वह आसानी से अपने परिवार का खर्चा उठा ले। जबकि बेचू सुबह 8 बजे घर से निकलता तो रात को कभी 9 बजे तो कभी 11 बजे ही घर में घुस पाता था। जो इंसान सुबह से देर रात तक मेहनत करेगा तो जाहिर सी बात है उसका बदन थक कर चूर चूर हो ही जाएगा। बेचू भी जब घर पहुंचता तो वह काफ़ी थका हारा होता था। ऐसे में वह किसी तरह खाना खाकर चारपाई पर लेटते हुए खर्राटे भरने लगता। उधर 4 बच्चों की मां बनने के बाद भी ममता की जवानी उफान पर थी, जबकि बेचू की थकान उसकी हसरतों का गला घोंट देती थी। बलिया के हल्दी हरिहरपुर गांव में भोला यादव रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटी सीमा और 2 बेटे संजय और संजीव थे। संजीव सबसे छोटा था, वह अविवाहित था। संजीव बनारस के एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। संजीव अक्सर मंदिर में माता रानी के दर्शन के लिए आता था। मंदिर के पास में ही बेचू का घर था। बेचू तो सुबह ही काम पर निकल जाता था और देर रात को लौटता था। उसकी पत्नी ममता मंदिर पर ही अधिकतर बनी रहती थी। वहीं पर ममता की जान पहचान संजीव से हुई। दोनों में परिचय हुआ तो बातें हुई। एक दूसरे से मिलकर उन्हें काफ़ी खुशी हुई। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें अक्सर मंदिर पर होने लगी। ममता को अपने से कम उम्र का संजीव पहली नज़र में भा गया था। ममता की खूबसूरती और उसके बारे में जानकर संजीव भी उसमें रुचि लेने लगा। दोनों में जब काफ़ी मेल मिलाप होने लगा तो ममता उसे अपने घर भी ले जाने लगी। दोनों का साथ रंग दिखाने लगा था। वे एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए थे। जब भी उनका आमना सामना होता था तो दोनों के होंठ स्वतः ही मुस्कुरा उठते थे। संजीव जल्द से जल्द ममता से नज़दीकी संबंध बनाना चाहता था। ममता को देखकर संजीव की कामनाएं अंगड़ाइयाँ लेने लगती थी। एक दिन जब वह ममता के घर आया तो सजी धजी ममता को देखकर उसका मन डोल गया। संजीव उसे अपनी कल्पनाओं की दुल्हन बनाकर न जाने क्या क्या सोचने लगा। तभी ममता चाय बनाकर ले आई। दोनों की नज़रें मिली तो एक मूक संदेश का आदान प्रदान हो गया। संजीव ने ममता की आंखों में प्यास देख ली थी तो ममता ने भी उसकी आंखों में कामना का पानी। उस रोज के बाद संजीव का बेचू के घर आना जाना शुरू हो गया। संजीव ममता को भाभी कहकर बुलाता था। इस नाते ममता से हंसी मजाक भी कर लिया करता था। एक दिन संजीव ममता के घर गया तो उस समय वह अकेली थी। अंदर आते ही उसने पूछा, भाभी बच्चे घर पर नहीं है क्या? यह तो तुम भी जानते हो कि इस वक्त बच्चे घर पर नहीं होते। ममता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा तो वह एकदम से ऐसे सकपका गया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सच भी यही था, वह जानबूझकर ऐसे समय आया था। तुम तो बहुत पारखी हो भाभी, औरत की नज़रें मर्द के मन को अच्छी तरह पहचानती हैं संजीव। ममता ने इथलाते हुए कहा, बैठो मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। संजीव पलंग पर बैठ गया। तुमने तो मेरी चोरी पकड़ ली, लेकिन यह नहीं बताया कि मेरा इस तरह आना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? बुरा लगता तो इस तरह चाय के लिए क्यों पूछती? ममता ने आंखें नचाई। एक बात कहूँ भाभी? कहो। ममता की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ गई। तुम बहुत अच्छी हो। जब से तुम्हें देखा है मन बार बार तुम्हें देखने को मचलता रहता है, संजीव ने कहा। यह सब कहने की बातें हैं संजीव, पहले ये भी ऐसे कहते थे। सब मर्द एक जैसे होते हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ममता ने ताना मारा। बेचू तो तुम्हारी कद्र करना ही नहीं जानता। इंसान की आंखें भी तो दिल का हाल बयां कर देती है। मैंने तुम्हारी आंखों में तुम्हारे दिल का दर्द देखा है। संजीव को जैसे बात करने का मौका मिल गया। संजीव की बातों में ममता को भी मज़ा आ रहा था। यही वजह थी कि वह चाय बनाना ही भूल गई। अचानक ख्याल आया तो वह बोली, मैं तो चाय बनाना ही भूल गई। रहने दो भाभी, बस तुम्हें देख लिया आत्मा तृप्त हो गई। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर संजीव चला तो गया, लेकिन ममता की हसरतों को हवा दे गया था। ममता अब संजीव की फूटती जवानी का ख्वाब देखने लगी थी। अब संजीव और ममता के बीच होने वाला हंसी मजाक छेड़छाड़ तक पहुंच गया था। संजीव जब तब ममता के घर आता तो उसके बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें ले आता। एक दिन ममता ने उसे दबे स्वर में टोका, तुम्हें बच्चों की खुशी का तो बहुत ख्याल रहता है, लेकिन भाभी की खुशी का ख्याल नहीं रहता। अपनी बात कहकर वह मुस्कुराई तो संजीव उसका इशारा फौरन समझ गया। बात यहाँ तक पहुंची तो संजीव एक कदम आगे बढ़ा। भाभी तुम्हारी आंखों की चाहत मुझे यहाँ खींच लाती है, कहकर उसने ममता का हाथ पकड़ लिया। तभी ममता बोली, छोड़ो मैं तुम्हें चाय बना कर लाती हूँ। इस तन्हाई में चाय पीने नहीं
तुम्हारी आंखों के जाम पीने आया हूँ। संजीव ममता के एक कदम करीब खिसक आया। बोलो, पिलाओगी? मैंने कब मना किया। ममता भी उसके सीने से लग गई। पर पहले दरवाज़ा तो बंद कर लो। ममता का खुला आमंत्रण पाकर संजीव की बाछी खिल गई। उसके बाद जो हुआ वह किसी भी लिहाज से सही नहीं कहा जा सकता। उस दिन के बाद तो यह सिलसिला चल निकला। जब भी मौका मिलता वह एक दूसरे की बाहों में समा जाते। लेकिन कहते हैं कि बुराई ज़्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती। आस पड़ोस के लोगों को संजीव का बार बार बेचू की गैर मौजूदगी में उसके घर आना अखरने लगा था। वे समझ गए थे कि संजीव और ममता के बीच जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। अब उन दोनों के अवैध संबंधों की चर्चा होने लगी। उड़ते उड़ते यह बात बेचू के कानों तक भी पहुंची तो उसे पहले यकीन नहीं हुआ। जब लोगों ने उस पर ताने कसने शुरू कर दिए तो एक दिन उसने ममता को समझाया, मैंने सुना है कि मेरी गैर मौजूदगी में संजीव घर आता है। हाँ, कभी कभी आ जाता है बच्चों से मिलने के लिए। ममता ने झूठ बोल दिया। तुम्हें पता है कि मोहल्ले वाले तुम्हें लेकर तरह तरह की बातें करने लगे हैं। पड़ोसियों का क्या है, वे किसी को भी खुश कहाँ देख सकते हैं, इसलिए मनगढ़ंत कहानी रचते रहते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा गलत काम करूंगी? ममता ने यह सवाल किया तो बेचू उल्टा शर्मिंदा हो गया। उसे लगा कि उसने पत्नी पर शक करके ठीक नहीं किया। इस बीच उसने शक होने पर एक दो बार ममता की पिटाई भी की, लेकिन ममता हमेशा यह सिद्ध करने में सफल रही कि पति का शक झूठा है। लेकिन बेचू के मन में शक का कीड़ा जन्म ले चुका था, जो कि कुलबुलाता रहता था। एक शाम बेचू जल्दी काम से वापस आ गया। उसे अपने बच्चे रास्ते में खेलते मिले तो उसने सोचा कि ममता बाजार गई होगी। उसने बच्चों से पूछा, मम्मी कहीं गई है क्या? नहीं, घर में है, उसकी बेटी ने जवाब दिया। बेचू घर पहुंचा। उसे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि ममता ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर रखा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो कुछ देर बाद दरवाज़ा संजीव ने खोला। अपने सामने यूं अचानक बेचू को खड़ा पाकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। बेचू सीधा कमरे में पहुंचा। वहाँ का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। ममता बिस्तर पर चादर लपेटे पड़ी थी। बेचू ने आगे बढ़कर उसकी चादर खींच दी। ममता के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। यह देखकर बेचू का खून खौल उठा। वह उसे खाने वाली नज़रों से घूरता हुआ बोला, बदजात औरत, मुझे धोखा देकर यह गुल खिला रही है तू? ममता और संजीव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दोनों रंगे हाथ जो पकड़े गए थे। ममता ने फटाफट कपड़े पहने और अपने किए पर पति से माफ़ी मांगने लगी, जबकि संजीव मौका देखकर वहां से खिसक गया। बेचू ने ममता को माफ़ नहीं किया बल्कि उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद ममता और संजीव कुछ दिन तो शांत रहे, लेकिन जब दूरियां बर्दाश्त नहीं हुई तो फिर वे पुरानी हरकतों पर उतर आए। इससे पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे। ममता तो पूरी तरह संजीव के रंग में रंग गई थी। उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का सपना देखने लगी थी। वह तो अपने नाजायज रिश्तों में डूबकर इतनी अंधी हो गई कि उसे उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन सुबह 5 बजे के करीब गांव के शिवजी यादव बेचू के घर दूध लेने गया तो मेन गेट से घुसकर जैसे ही वह अंदर गया तो जमीन पर बेचू मृत अवस्था में पड़ा था। उसने तुरंत शोर मचाकर गांव के लोगों को एकत्र करके बात बताई। गांव में ही बेचू के चाचा का परिवार भी रहता था। बेचू के मकान से उनके मकान की दूरी करीब 700 मीटर थी। खबर सुनकर बेचू का चचेरा भाई रविशंकर यादव उसके घर पहुंचा। बेचू की लाश देखने के बाद उसने 6:15 बजे थाने में फ़ोन करके सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने लाश का मुआयना किया तो बेचू की गर्दन पर गहरे घाव थे। वह घाव किसी तेजधार हथियार के थे। उस समय बेचू की पत्नी ममता बच्चों के साथ अपनी बहन के बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होने गई थी। उसे सूचना मिली तो वह भी घर वापस आ गई और पति की मौत पर रोने लगी। इंस्पेक्टर वीरेंद्र यादव ने ममता और ग्रामीणों से आवश्यक पूछताछ की। इसके बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। पुलिस ने मृतक के ताऊ के बेटे रविशंकर यादव की तरफ से अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रारंभिक जांच में इंस्पेक्टर यादव को ममता के प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई। उसके प्रेम प्रसंग के बारे में पूरा गांव जानता था। उन्होंने ममता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई तो एक नंबर पर उसकी सबसे अधिक बातें होने की जानकारी मिली। यहाँ तक कि घटना से पहले और बाद में भी ममता की उस नंबर से बात हुई थी। वह नंबर संजीव यादव का था, जो कि ममता का प्रेमी था। घर में बेचू और ममता के अलावा कोई रहता था तो वो थे उनके बच्चे। इंस्पेक्टर यादव ने बच्चों से बात की तो उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को संजीव अंकल घर आए थे, साथ में साड़ी और गिफ्ट भी लाए थे। तभी पापा आ गए तो संजीव अंकल चले गए। फिर मम्मी पापा में झगड़ा हुआ। इंस्पेक्टर यादव ने संजीव के घर दबिश दी तो वह घर से फरार मिला। इसके बाद पुलिया से संजीव यादव को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि बेचू की हत्या में ममता भी शामिल थी। इसके बाद ममता को भी घर से गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों से पूछताछ के बाद पता चला कि ममता और संजीव साथ जिंदगी जीने का फैसला कर चुके थे।
इसलिए ममता और संजीव ने शहर के मंदिर में विवाह कर लिया। संजीव से विवाह के बाद भी ममता बेचू के साथ ही रहने लगी। संजीव से उसके संबंध पहले की तरह चल रहे थे। ममता का पति बेचू से विवाद होता रहता था। संजीव ममता के लिए साड़ी और गिफ्ट लेकर घर आया तब ममता खुशी से फूली नहीं समाई, लेकिन उसकी खुशी ने दम तोड़ दिया जब उसका बेहता बेचू भी उसी समय घर आ गया। बेचू के आते ही संजीव वहां से चला गया। इसके बाद संजीव को लेकर ममता और बेचू के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस झगड़े के बाद ममता ने साड़ी और गिफ्ट रख लिए और बच्चों के साथ अपनी बहन के यहाँ उसके बेटे के मुंडन संस्कार में शामिल होने चली गई। वहां जाकर उसने एकांत में संजीव से मोबाइल पर बात की और पति बेचू की हत्या कर देने को कहा। संजीव उसके लिए तैयार हो गया। मौका भी अच्छा था। बेचू उस समय घर में अकेला था। संजीव बेचू के घर में घुसा और बिस्तर पर सो रहे बेचू की गर्दन पर साथ लाए दाव से ताबड़तोड़ कई प्रहार कर दिए। बेचू चीख न सका और उसकी मौत नींद में ही हो गई। बेचू को मारने के बाद संजीव वहां से फरार हो गया, लेकिन घर न जाकर वो इधर उधर छिपता रहा। घटना को अंजाम देने के बाद उसने जानकारी एक ममता को दे दी थी, लेकिन दोनों का गुनाह पुलिस की नज़रों से छिप न सका। फिर आवश्यक लिखा पढ़ी करने के बाद दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।